this is our last topic of this chapter, structure of atom. Our chapter is structure of atom, and we are doing the last topic of this chapter, but it is very important very important topic. Chapter is also very important, but the topic is really very important. और जो वीडियो होगी इट विल बी बाइलिंगुअल, दोनों लैंग्वेजेस में होंगी, इंग्लिश एंड हिंदी, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, किसी कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए इन बोथ द लैंग्वेज द वीडियो इज़ देयर. सो take out your pen, copy and practice more and more. This section need more and more practice, so you have to practice more and more. और जो ये configurations आप इसमें सीखेंगे ये actually it is a basic of various things. 11th 12th में configurations कहीं ना कहीं एक reason होती है बहुत सारी चीज़ों का, कहीं ना कहीं you have to do configurations. So let's study, let's practice, okay? And I'll make your notes also, so take out your pen, copies and start making notes one by one. जिसको note नहीं बनाने हैं it's okay, because you can forward this video. आप आगे बढ़ा सकते हैं वीडियो को, it's no problem, okay? So but understand the thing, और practice हम खूब करेंगे, बहुत सारे atoms की जो है configurations करेंगे, बहुत सारे elements की configurations करेंगे, okay? So let's understand this. So in this structure of atom, now our last segment is एनर्जी लेवल डायग्राम. एनर्जी लेवल डायग्राम, देखो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम्स में. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस इज, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द बोहर-बरी रूल. बोहर-बरी रूल very important in this. Then second thing, most important part of this segment, electronic configuration. Electronic configuration, the most important part of elements. ये तो बहुत प्रैक्टिस मांगता है, बहुत important part है ये. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स में ही आप समझेंगे. एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशंस आपको पता ही है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल्स बहुत सारे होते हैं, यू नो ऑलरेडी. अब तो यहाँ इतनी आगे बढ़ चुके हैं, यू मस्ट बी नोइंग, ओके. सो एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन, देन कन्फिग्रेशन ऑफ आयंस, कन्फिग्रेशन ऑफ आयंस, okay. There are certain rules which govern this thing. हाँ, ये कुछ rules होते हैं जो elements follow करते हैं, और configurations actually उन्हीं rules का एक product है. So first rule is Aufbau principle, second rule is Hund's rule, and the third one is Pauli's exclusion principle. Pauli's you must have studied in your that quantum numbers. आपने already ये पढ़ा होगा, I hope आपने ये पढ़ा होगा. तो Pauli's you must have studied in that. So let's get started. Take out your copy and pen and start making your notes. So first heading, write down energy level diagrams. Okay. और एक एक point को हम समझते भी जाएंगे. So first point in this is energy level diagram होता क्या है basically. जितने भी हमने अभी तक ऑर्बिटल्स देखे हैं, तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है, कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है. तो ये एक तरीका है ऑर्बिटल्स को अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लगाने का. सो दीज ऑर्बिटल्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द एनर्जी. सबसे कम जिसकी एनर्जी है वो पहले, देन सबसे ज़्यादा जिसकी एनर्जी है, देन जिसकी और ज़्यादा है, जिसकी और ज़्यादा. सो अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल्स दे आर बीइंग अरेंज्ड. इसी को ही हम एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं. एंड बी वेरी क्लियर इन योर टर्म्स, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल. आई ऑलवेज से कि हमेशा ये जो टर्म्स होते हैं इसमें बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए. सब शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल्स. ओके. सो व्हाट वी आर स्टडिंग इज ऑर्बिटल. ऑर्बिटल आपको पता ही है, अ प्लेस वेयर देयर इज़ अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के मिलने की सबसे ज़्यादा जहाँ क्या होती है, संभावना होती है. देयर इज़ अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. दैट स्पेस इज़ नोन एज ऑर्बिटल. सो
electron, you can find electron in that place, you can find electron in the orbital. So basically orbitals ये होते हैं, I hope you must have studied already, these things you must have studied already before. Okay, so write down in this. First point is a diagram representing relative energies of various orbital in an atom. A diagram representing relative energies of different orbital, a diagram representing relative energies of different orbital in an atom is known as energy level diagram. Second point, write down. Second point is equal energy orbitals. Second point, equal energy orbital are known as degenerate orbitals. Degenerate orbitals. Equal energy orbitals are known as degenerate orbitals. अभी आप ये देखेंगे ये क्या होता है. तो हम क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स को अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी वी आर अरेंजिंग इट. ओके, तो जैसे मैंने ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है, ओके, ये दिस विल फॉर्म द बेसिक ऑफ प्रिंसिपल. अभी आपको पता चलेगा कैसे. सो दिस इज़ योर सबसे लोएस्ट एनर्जी, देन ये हमने एनर्जी की रेंज रख दी है यहाँ पे, एनर्जीज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो सबसे पहला ऑर्बिटल आया 1s, सबसे लोएस्ट एनर्जी में आया 1s, देन 2s 2p. जिन्होंने क्वांटम नंबर्स नहीं पढ़े हैं दे हैव टू स्टडी क्वांटम नंबर्स, क्योंकि उसके बाद ही आप इसे समझ सकते हैं और बेटर. 1s 2s 2p, देन 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f. तो हमने क्या करा है, इसको देखो एनर्जी के हिसाब से अरेंज करा है. सबसे कम एनर्जी जिसकी, देन जिसकी ज़्यादा एनर्जी, देन फर्दर. तो हमने इसको क्या करा है, एनर्जी के हिसाब से अरेंज करा है. इसी को तो एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम. ओके, ऑर्बिटल्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव एनर्जीज. देन जो ये आपको एक जैसे दिख रहे हैं 2s 2p एक ही लेवल पे जिसको हमने रखा है, 3s 3p 3d एक ही लेवल पे है, 4s 4p 4d 4f जिनको हमने एक ही लेवल पे रखा है, इन ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं डीजेनरेट. डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी इक्वल हो, जो आपने सेकंड पॉइंट लिखा है, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जीज क्या हो, बराबर हो. तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ये सारे जो हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं. देन थर्ड पॉइंट राइट डाउन. in multi electron system we have to consider not only attractive forces but also repulsive forces. Not only attractive forces but also repulsive forces. In multi-electron system we have to consider not only attractive forces but also repulsive forces. अब मैं आपको इन दोनों का रोल बताती हूँ. इसमें क्या है, एक एटम में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्सेस होते हैं. एटम में अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, रिपल्सिव फोर्स भी होता है. अब कैसे, देखिए, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से. अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है. कैसे होता है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा, प्लस माइनस लाइक अनलाइक चार्जेस, प्लस माइनस विल अट्रैक्ट ईच अदर. प्रोटॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा. तो ये प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा. ये अट्रैक्टिव फोर्स है यहाँ पे एटम का, है ना. तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है. न्यूक्लियस की तरफ को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है. और रिपल्सिव फोर्सेस जो होते हैं वो होते हैं शील्डिंग इफेक्ट की वजह से. शील्डिंग इफेक्ट, और यू कैन नेम इट एज स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट इसकी वजह से होता है. अब ये शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, बेसिकली जो ये पार्ट है इसको आप ज़्यादा D और F ब्लॉक में पढ़ेंगे, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तब ये इफेक्ट
एक्चुअली इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन इसको हम कैसे समझेंगे यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं। सपोज हमने कोई भी एक हाइपोथेटिकल एक एटम ले लिया है और ये बना लिया है, तो यहाँ पे क्या है, देखो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस को जो है ढक रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है इन्होंने इसको क्या कर दिया, एक तरह से ढक दिया है, शील्ड कर दिया, मतलब एक तरीके से ढक दिया है। तो उससे क्या हुआ है, जो न्यूक्लियस का फोर्स, जो ये पॉजिटिव चार्ज का फोर्स यहाँ लगने वाला था इन इलेक्ट्रॉन्स पे, वो अब काफ़ी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। क्यों रिड्यूस हो गया है, क्योंकि जब अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, ये सब क्या करेंगे, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस को शील्ड कर देंगे, मतलब अंदर ही अंदर एक स्क्रीन जैसा बना देंगे, पर्दा जैसा बना देंगे। किसके लिए, इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के लिए, ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए, आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के लिए। तो आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक पर्दे जैसा काम करता है, जिसकी वजह से अब जो न्यूक्लियस फोर्स लगाने वाला है आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे, वो क्या होगा, कम लगेगा। ऑब्वियसली कम लगेगा, क्योंकि अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने क्या कर दिया, शील्ड कर दिया है। तो यही, इसी चीज़ को हम शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। बट तभी मैं आपसे कह रही हूँ कि आप आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसके लिए खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो है यूजली डी और एफ ब्लॉक में ज़्यादा देखा जाता है। ओके, लेकिन एक एटम में ये दोनों फोर्सेस होते हैं। एक एटम में रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों फोर्सेस होते हैं, बट अट्रैक्टिव फोर्सेस शुड बी मोर देन रिपल्सिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्स, और होता है अट्रैक्टिव फोर्स जो है रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, और तभी जब अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होगा तभी एटम जो है क्या होता है, स्टेबल होता है। एटम इज़ स्टेबल। एटम की जो स्टेबिलिटी होती है वो तभी होती है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर देन द रिपल्सिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज़्यादा होते हैं। सो योर थर्ड पॉइंट यू मस्ट हैव रिटन, देन राइट डाउन फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द अट्रैक्टिव फोर्सेस increase with increase in the positive charge. The attractive forces increase with increase in the positive charge. Positive charge, इस positive charge को हम Z से represent करते हैं। Okay, we represent it by Z. Z atomic number को represent करता है, या you can say number of protons को represent करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। 9th क्लास केमिस्ट्री, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। सो पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ Z से रिप्रेजेंट करते हैं। द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस, देन बट ड्यू टू presence of the electrons in inner shell, due to presence of electron in inner shell, the outer electron do not experience full positive charge. The outer electrons do not experience full positive charge, which is known as the shielding effect. So the net positive charge experienced by electron from the nucleus, is called effective nuclear charge. इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ZeFF से। Z-S is known as effective nuclear charge, Z-S. Z आपको ऑलरेडी पता है, S is the screening constant. अब देखिए ये क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये दिस टर्म इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं?
अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं एटम में रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं। एटम में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा हैं देन रिपल्सिव फोर्सेस। तो जो नेट पॉजिटिव चार्ज लगता है दैट इज़ नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो नेट पॉजिटिव चार्ज, जो लास्ट में जो नेट पॉजिटिव चार्ज लगेगा दैट इज़ नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस